जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है, कब से क्या हुआ, कैसे ब्राह्मण बनिया गिरोह ने किसान कबीलाई समाज को ठिकाने लगाने के लिए ये प्लान बनाया था, जिसमें 96 लोग थे और उसमें ज्यादातर लोग सिवाय 3 लोगों को छोड़ के 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी के सभी ब्राह्मण बनिया समाज के लोग थे। और कैसे उन्होंने जब देखा अंग्रेजों ने जो गदर हुआ था 1857 का, उसके बाद में जो सरखा पंचायत थी उसको तोड़ के ईस्ट और वेस्ट, एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ यूपी की खा पंचायत कर दी थी। तो उन्हें ये डर था कि कहीं जितना भी ये समाज है ये टूट कर उधर ना चला जाए, सिख समाज में ना चला जाए। जो वेस्टर्न खा पंचायत का जो सिस्टम था वो लोग सिक्की में ना चले जाएं, इसलिए ये ब्राह्मण बनिया गिरोह ने मुंबई, उस टाइम का बॉम्बे आज का मुंबई, वहां पर मीटिंग की थी और वहां पर मीटिंग करके आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना करने के बाद ये लाहौर की तरफ शिफ्ट हुए। लाहौर और रोहतक इनका गढ़ बना, जहां पर इन बड़े लेवल पे जाट समाज में इसको फैलाया गया। जानबूझकर ऐसी चीजें, जाट देवता, जाट जी शब्द यूज किए, जिनके चलते जाट समाज जो है वो इनका शिकार हो गया। और जहां एक तरफ सबसे बड़ी पॉपुलेशन, जैसे पंजाब में उस वक्त उनकी 20 से 25% पॉपुलेशन, आज के हरियाणा में भी उनकी 20 से 25% पॉपुलेशन, सेम काइंड ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर उन्हें धोबी पटरा देने के चलते ब्राह्मण बनियों का बनाया हुआ ये षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र था, इस पर हम धीरे धीरे रोशनी डाल रहे हैं सबूतों के सहित, जिसे बहुत ही अच्छे से लोगों को समझाने की कोशिश की सर छोटू राम ने, चौधरी छोटू राम ने। क्योंकि इसमें एक खास वक्त आया, आर्य समाज के मेंबर थे, बहुत प्रचार भी करने वाले लोग थे, मातूराम हुड्डा जी और सर छोटू राम, जिनका असली नाम था रछपाल, पर उन्हें शटुआ बोलते थे, तो उन्होंने छोटू राम लगा लिया और उसके बाद में सर का उन्हें खिताब मिला। बहुत ही अच्छी उनकी लेखनी है जाट गजट में, जिसे लोगों को पढ़ना चाहिए, और बेचारा किसान, दोनों पढ़ने चाहिए। जब 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सारा सीक्रेट खुल के सर छोटू राम के सामने आ गया। 1919 में कांग्रेस के उस अधिवेशन में लाजपत राय, जो कि आर्य समाज के बहुत बड़े लीडर थे पंजाब से, वो उन्हें वहाँ उन्हें मेन लीडर वहाँ पर बुलाया गया, एज ए स्पीकर, मेन स्पीकर बुलाया गया। वहाँ पर प्रधान भी थे, और उसमें कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सर छोटू राम की आंखें खोल दी। उन्हें इस षड्यंत्र का अच्छी तरह से पता चल गया। महात्मा गांधी ने किसानों से को कहा कि तुम लोग जो आज से हम सरकार का असहयोग आंदोलन चलाएंगे, अंग्रेज सरकार का असहयोग करेंगे, मतलब सहयोग नहीं करेंगे, उसके चलते तुम लोग टैक्स देना बंद कर दो। इस बात को सुनकर सर छोटू राम के दिमाग को भनका कि पंजाब का जो बड़ा खित्ता है, जिसमें आज का हरियाणा भी आता है, उस टाइम का पाकिस्तान भी आता है, इस खित्ते में एक ऐसा कानून है कि अगर आप टैक्स रोकते हो, अंग्रेज सरकार का टैक्स रोकते हो, तो आपकी जमीन अंग्रेज सरकार ले लेगी और वो बाद में कुर्की कर दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी, अकेले किसानों की बजाय अगर जितने भी ये कारखानेदार हैं, जितने भी ये दुकानदार हैं, अमित जी, ये प्लीज, ये क्वेश्चन आंसर वाला रूम नहीं है। कल रिमूव ये जानने के लिए आया हूँ मैं। रिकॉर्डिंग के बाद दूसरे कमरे में आइएगा। कल रिमूव क्यों किया सर? रिमूव क्यों किया मुझे? किसमें से?
कल रूम से रिमूव किया किसी को, उसने, आपने नहीं किया था, को उसने किया था। आप ना पता कि क्या करें, नीचे चले जाएं। इस रूम में हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करते। आप प्लीज नीचे चले जाएं। दूसरे रूम म्यूट में आए। किया था बाय मिस्टेक मेरा हैंड लग गया था जब इनको रिक्वेस्ट करा था, तो बाय मिस्टेक मैंने अमित जी आप बैक चैनल मैसेज भेजा, एक बार वो पढ़ लें। हाँ, प्लीज दूसरे कमरे में आइएगा, जरूर आपसे बैठकर बातचीत करेंगे सबसे। पर प्लीज रिकॉर्डिंग को खराब ना करें, लोगों के ने सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग होती है हमारे समाज के लिए, हमारे जाट समाज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है। तो उन्होंने जब गांधी से ये बात कही कि अकेला किसान टैक्स क्यों रोके, आपके चाहने वाले इतने व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, कारखानेदार हैं, मिल मालिक हैं, सबके सबको आप कहिए कि सभी का सभी टैक्स रोक दें, तो गांधी उन पे भड़क उठे। और गांधी ने उन पे भड़कते हुए ये कह दिया कि नहीं, ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो हमें इन्हें कहना ही नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसान अगर टैक्स रोकेंगे तो बात बनेगी। तो ये बात से उन्हें बात साफ हो गई और वो वापस आए। और सुनने में आता है कि 3 दिन तक वो इस पर विचार विमर्श करते रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और सब किसानों को बताया कि ये जो ब्राह्मण बनिया गैंग है ये तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहा है। जैसे ही तुम लोग अपनी जमीन टैक्स रोकोगे, तुम्हारी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी और ये जो ब्राह्मण बनिया कारखानेदार, व्यापारी, मिल मालिक हैं, ये तुम्हारी जमीनें खरीद लेंगे। जैसे कि आज भी ऐसे ऐसे प्लान लाए जाते हैं, उनसे हमें पता है कि वो क्यों लाए जाते हैं। और उसके बाद में सर छोटू राम की मौत हो जाती है 9 जनवरी। वो पूरा हो गए, छोड़कर चले गए 9 जनवरी 1945 को। उसके बाद जो बंटवारा हुआ उसमें भी आर्य समाज ने जो किया वो भी हमने विचारा, उस पर भी विचार किया। उसके बाद में जब पंजाब बना, जिसमें एक तरफ 2 डिविजनरियां आई थी, एक अंबाला और एक जलंधर। तो सबसे पहले ब्राह्मण बना था सीएम, उसके बाद लाला भीम सिंह सच्चर। तो सच्चर फार्मूला उसने तैयार किया कि जो जलंधर डिविजनरी के सारे जिले हैं उसमें काम करने के लिए ऑफिसर लगाने और अंबाला में लगाने के लिए पहली से लेकर 8वीं तक जलंधर में जो है डिविजनरी के जिले हैं उसमें हिंदी पढ़ाई जाएगी और अंबाला में पंजाबी पढ़ाई जाएगी, ताकि जब लोग एक दूसरी से तरफ से आकर वहां पर काम करें तो उन्हें तकलीफ ना हो। इसे कहते हैं सच्चर फार्मूला। और 9 साल तक ये चला। पर जितना भी पिछली बार आपने पढ़ा था, हमने आपको सारा सिस्टम बताया कि जितनी भी अखबारें थी वो इनके ही ब्राह्मण बनियों के कब्जे में थी। और ये बिल्कुल वही प्रचार जो सर छोटू राम के खिलाफ करते थे, वो आने वाला जो सच्चर के बाद में वहां पर मुख्यमंत्री आता है प्रताप सिंह कैरों, जो जाट समाज से था, जैसे ही वो ताकत में आया तो इन लोगों ने फिर से उसके खिलाफ शुरू कर दिया प्रचार और कहना शुरू कर दिया कि हम तो हिंदी भाषाई लोग हैं, हमने पंजाबी नहीं सीखनी। उसके लिए हिंदी का आंदोलन चलाया। उस हिंदी के आंदोलन को भड़काने के लिए इसको सीट से गिराने की कोशिश की। पर उसके बदले में जो प्रताप सिंह कैरों थे वो अपने समाज का दिल जीतने में कामयाब हो गए और जाट समाज को समझाने में कामयाब हो गए और वो आंदोलन ठुस हो गया। ये था तब का आंदोलन तक की बात कि कैसे सारा जो ग्रोथ था ब्राह्मण बनिया वो कैसे काम करता है। आज हम चैप्टर 6 पर पहुंच चुके हैं। ये है अध्याय 6, आर्या समाज बनाम संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाला। अंतः जब तक संयुक्त पंजाब में रहा तब तक संयुक्त पंजाब के हिंदू हिंदू ब्राह्मण बनिए हरियाणा के जाटों को सिख जाटों के खिलाफ भड़काते रहे और पंजाब के सिख जाटों को हरियाणा के जाटों के खिलाफ भड़काते रहे, तथा अपनी स्वार्थ पूर्ति के कारण यह शहरी वर्ग भाषाई आधार पर पंजाबी सूबे और अलग हरियाणा प्रदेश की मांग का विरोध करता रहा। उन्हें डर था कि अगर ये दोनों राज्य अलग हो गए तो इनकी फूट डालो राज करो की दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ महान व्यक्तियों के लंबे संघर्ष के बाद 1 नवंबर 1966 को
पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश ये 3 नए राज्य अस्तित्व में आए। उस समय बदशाही आधार पर बनने वाले ये आखिरी राज्य थे जिन्हें 15 वर्ष के विलंब के बाद अधिकार मिले थे। इसमें भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो 19 जनवरी 1966 को भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी, यह घपला किया कि हरियाणा और पंजाब में फूट डालने के मकसद से चंडीगढ़ का मसला उधर में लटका दिया और दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना दिया, जिससे ये दोनों राज्य चंडीगढ़ के मुद्दे पर सदा लड़ते रहे। और ये बात बिल्कुल सच है। बार बार दोनों तरफ के ब्राह्मण बनिए लीडर इस मुद्दे को बीच में लाते हैं और आम जो किसान कबीलाई समाज है उसको लड़वाते हैं। हालांकि इन ब्राह्मण बनिया समाज की आपस में शादियां हैं और सब कुछ है, पर जानबूझ के इस मसले को खींच के लाके चंडीगढ़ को दो भाइयों को लड़वाते हैं। ये जानबूझ कर किया गया था 19 जनवरी 1966। अन्यथा जब भी कोई नया प्रदेश बनता है तो उसकी अलग राजधानी भी बनती है, लेकिन यह पहली बार हुआ कि हरियाणा पंजाब की ना तो अलग अलग राजधानी ही बनाई गई और ना ही अलग अलग हाई कोर्ट ही बनाया गया। अभी झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जो अलग राज्य बनाए गए हैं उन्हें भी अलग राजधानी और अलग हाई कोर्ट दिए गए हैं, जबकि षड्यंत्र के तहत हरियाणा पंजाब को इन मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया। हरियाणा के पंजाब से अलग होने के बाद अच्छी बात यह हुई कि पंजाब के शहरी वर्ग की ताकत घट गई और सिख धर्म की ताकत बढ़ गई, क्योंकि हरियाणा का आर्य समाजी जाट जो पहले पंजाब के शहरी हिंदुओं के बहकावे में आकर ऊल जलूल कामों का बीड़ा उठाता था, अब हरियाणा के अलग होने से हरियाणा तक सीमित हो गया। इससे पंजाब में सिख धर्म को कुछ राहत मिली। इस राहत से यह संभावना बढ़ गई कि अब फिर से सिख धर्म का प्रसार होगा। सिख धर्म का प्रसार का मतलब था ब्राह्मण धर्म का खात्मा। ब्राह्मण धर्म पर आए इस संभावित खतरे को ब्राह्मणी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भांप लिया और इस खतरे को खत्म करने के लिए उसने राज सत्ता के दम पर सिख धर्म को ही खत्म करने का निर्णय लिया। प्रबुद्ध समाज नोट करें कि पहले सिख धर्म से ब्राह्मण धर्म को खतरा तब पैदा हुआ था जब अंग्रेजों ने 1857 के गदर के बाद सन 1858 में हरियाणा को तोड़कर इसका कुछ हिस्सा पंजाब में मिला दिया था और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस में मिला दिया था। तब खतरा यह था कि हरियाणा का जो हिस्सा पंजाब में मिला था उस हिस्से से में पंजाब के प्रभाव से सिख धर्म के फैलने की संभावना पैदा हो गई थी, जिसको गुजराती ब्राह्मण दयानंद ने आर्य समाज बनाकर खत्म किया था। अब 1966 में इसी आर्य समाजी हरियाणा के पंजाब से अलग होने से ब्राह्मण धर्म को खतरा पैदा हो रहा था, क्योंकि अब सिख धर्म की ताकत बढ़ गई थी। आर्य समाज की प्रतिक्रांति का असर देखिए कि सन 1858 में जिस हरियाणा के पंजाब में मिलने से ब्राह्मण धर्म को खतरा पैदा हुआ था, वही 100 वर्ष बाद सन 1966 में उसी हरियाणा के पंजाब से अलग होने से ब्राह्मण धर्म को खतरा पैदा हो रहा था। 17 अक्टूबर 1973 को श्रोमणी अकाली दल द्वारा पार्वती आनंदपुर साहिब प्रस्ताव इस दिशा में की जाने वाली संस्थागत शुरुआत थी। इससे पंजाब के लिए अधिक स्वायत्ता और सिख धर्म के लिए अधिक अधिकारों की मांग की गई थी। सिख धर्म से उपजे इस संभावित खतरे को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने पंजाब में निरंकारियों के डेरों को हवा देनी शुरू की। उस समय निरंकारी मंडल का अध्यक्ष गुरबचन सिंह था। इंदिरा गांधी की शह पाकर धर्म के इस नकली ठेकेदार ने सिख धर्म और सिख गुरुओं के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। याद रखना पड़ेगा हमें कि बिल्कुल ऐसा काम 1885 सो ऑलमोस्ट करीबन 100 साल पहले 90 प्लस ईयर्स के करीब लाहौर में भी इन्हीं आर्य समाजियों के द्वारा किया गया था। पर अब सीधा आर्य समाजी कर नहीं सकते थे, तो इसको गुरबचन सिंह जो के निरंकारी थे उनको प्रमोट करके सिख धर्म पर हमला करवाना शुरू किया गया। यह यहाँ तहाँ बड़े बड़े समागम करके सिख धर्म के गुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने लगा, जिससे सिख धर्मावलंबीहीनता का शिकार हो जाएं और सिख धर्म का विस्तार करने की सोच ही ना सकें। इसके भाषणों को पंजाब का आर्य समाजी हिंदू प्रेस भी विशेष कवरेज देकर छापने लगा,
जिसमें हिंद समाचार अखबार समूह का मुख्य संपादक और मालिक लाला जगत नारायण, जो कि एक कट्टर आर्य समाजी प्रमुख था। उस समय निरंकारी मंडल का यह अध्यक्ष गुरबचन सिंह जिस किसी भी देश में दौरे के लिए जाता था तो इंदिरा गांधी के कारण उसका स्वागत उस देश के किसी सरकारी राजदूत की तरह किया जाता था। पंजाब में सिख धर्म के खिलाफ रचे जा रहे इस षड्यंत्र पर सबसे पैनी नजर संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाला पर रखे हुए थे। यह नौजवान ब्राह्मणी इंदिरा गांधी के एक एक पैंतरे को समझ रहा था। संत जरनैल सिंह ने 13 अप्रैल 1978 को, जिस दिन वैसाखी का दिन था, वैसाखी का दिन ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। निरंकारियों द्वारा जानबूझकर अमृतसर में किए जा रहे सिख विरोधी समागम का शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करने के लिए दमदमी टकसाल की ओर से जत्था भेजा। नोट करें, संत जरनैल सिंह जी सन 1977 में मात्र 30 वर्ष की आयु में दमदमी टकसाल के जत्थेदार बने थे। इस टकसाल की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने सन 1704 1705 में की थी। इसके पहले जत्थेदार बाबा दीप सिंह जी थे, जो अहमद शाह अब्दाली की फौज के मुकाबले अपनी बुरी तरह से कट चुकी गर्दन हाथ में लेकर लड़े थे और अमृतसर के नजदीक शहीद हुए थे। बेसिकली वो दरबार साहब में ही शहीद हुए थे। अंत इस टकसाल का बड़ा महत्व है। तो दमदमी टकसाल की तरफ से संत जरनैल सिंह ने अमृतसर में किए जा रहे निरंकारी समागम का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए जत्था भेजा। जब यह जत्था निरंकारी समागम के नजदीक पहुंचा तो इंदिरा गांधी ने, राइटर ने बार बार और स्ट्रेस देने के लिए इंदिरा ब्राह्मणी ही लिखा है, क्योंकि वो समझाना चाहता है अपने जाट समाज को कि इंदिरा गांधी जो एक ब्राह्मण समाज से आती थी, उसने सिखों का जो इतना बड़ा कत्लेआम किया, 2.5 लाख के करीब सिख में रहे, जिसमें के 90% प्लस किसान कबीलाई समाज को बिलोंग करते थे। जाट, गुज्जर, सैनी, कंबोज, लुबाना, तरखान, ये सारा जो समाज है इसको बिलोंग करते थे। तो कैसे उनको सिख समाज की ताकत को खत्म करने के लिए करीबन 2.5 लाख के करीब उजाड़े और शहीद किए गए इन सिखों की बात भी राइटर ने की है। बहुत अच्छी पकड़ के साथ किताबें लिखी है। तो बाकी किताबें भी हमारे पास हैं जहाँ से रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा लिखा है उन्होंने, काफ़ी हार्ड वर्क किया है। थैंक यू वेरी मच अगेन। इस निहत्थे जत्थे पर निर्ममतापूर्वक गोलियां चला दी, जिसमें 13 सिख मारे गए और सैकड़े घायल हुए। इस कड़ी में 26 सितंबर 1978 को कानपुर समागम में भी निरंकारियों ने हिंदू पुलिस की मदद से गोलियां चलाकर 12 सिखों को मार डाला, जिसमें 80 सिख बुरी तरह घायल हुए। अमृतसर समागम में यहां निरंकारियों ने खुद गोलियां चलाई थी, वहीं कानपुर समागम में हिंदू पुलिस ने सरकार के ब्राह्मणी सरकार के इशारे पर गोलियां चलाई थी। निरंकारियों और इंदिरा गांधी द्वारा किए गए इस जघन्य हत्याकांड ने संत जरनैल सिंह को हिलाकर रख दिया और उन्होंने घोषणा की कि सिखों की यह शहादत बेकार नहीं जाएगी। हालांकि अमृतसर हत्याकांड के बाद निरंकारी प्रमुख गुरबचन सिंह और अन्य 63 लोगों के खिलाफ हत्या और अवैध हथियार रखने के मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई। उल्टा ब्राह्मणवादी भारत सरकार ने निरंकारी प्रमुख की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद से यह मुकदमा पंजाब राज्य में हरियाणा राज्य के करनाल जिले के अतिरिक्त सेशन जज RS गुप्ता की अदालत में स्थानांतरित करवा दिया। तो बजाय इसको कि टॉप प्रायोरिटी देके लोगों सिखों के मारे जाने के केस को चलाने के लिए एक छोटे से जो पंजाब में भी हुआ, तो उसका भी वो वहां पर हरियाणा राज्य के करनाल जिले के एक अतिरिक्त सेशन जज जो है उस RS गुप्ता की अदालत में ट्रांसफर करवा दिया। इस बनिए जज ने 4 जनवरी 1980 को इस केस का फैसला दिया, जिसमें 13 सिखों की हत्या करने वाले निरंकारी प्रमुख सभी 8 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इससे संत जरनैल सिंह और मिशनरी सिखों को अत्यधिक दुख हुआ कि किस प्रकार ब्राह्मण भारतीय सरकार सिखों के साथ अन्याय बरत रही है। इसने पंजाब के सिख नौजवानों में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध क्रांति की भावना भरी और पंजाब के नौजवानों ने जब अपने इतिहास पर गौर किया तो उन्हें एहसास हुआ कि गुरुओं की शिक्षा यही है
कि अगर खालसा पंथ को जीवित रखना है तो शैतान दुश्मन से बदला लेना अनिवार्य है। गुरुओं की इस शिक्षा को सच्चा मान रखते हुए पंजाब के एक नौजवान सिख भाई रंजीत सिंह ने 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी प्रमुख गुरबचन सिंह को उसी के दिल्ली में बनाए किले में गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया और 13 सिखों की हत्या का बदला लिया। इस साहसिक कार्य में ने सिख धर्म का मान बढ़ाया और यह नौजवान रातों रात पंजाब में सिख पंथ का हीरो बन गया। सरकार ने इस नौजवान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और साथ ही संत जरनैल सिंह के खिलाफ भी इस षड्यंत्र में शामिल होने का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त 9 सितंबर 1981 में 2 सिख नौजवानों ने कट्टर आर्य समाजी और हिंदी समाचार अखबार समूह के मालिक लाला जगत नारायण की दिन दिहाड़े उस वक्त हत्या कर दी जब वह अपनी कार से लुधियाना से जलंधर आ रहा था। लाला जगत नारायण सिख पंथ का दुश्मन नंबर 1 था और निरंकारी प्रमुख को बचाने में प्रमुख गवाह भी था जिसने झूठी गवाही दी थी। संत जरनैल सिंह को इस केस में भी षड्यंत्र रचने का अभियुक्त बनाया गया तथा उनके भतीजे स्वर्ण सिंह तथा एक अन्य निक्षत्र सिंह पर हत्या का केस दर्ज किया गया। संत जी के खिलाफ 12 सितंबर 1981 को कांग्रेसी पंजाब सरकार ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उस समय पंजाब का मुख्यमंत्री दरबारा सिंह था। अपनी गिरफ्तारी के वारंट से अनभिज्ञ मतलब कि जानकार ना होने की वजह से संत जी किसी धार्मिक कार्य के सिलसिले के हरियाणा के चंदो कला गांव में गए हुए थे। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने केंद्र सरकार के इशारे पर संत जी का चंद्रकला गांव में झूठा एनकाउंटर करने की योजना बनाई तथा इस योजना के तहत दरबारा सिंह ने डी.एस. मंगत डीआईजी पटियाला रेंज के नेतृत्व में 300 सरकारी हथियारबंद पुलिस फोर्स जिसमें सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के लोग भी शामिल थे। लेकिन जब तक सरकार इस योजना को अंजाम दे पाती उससे पहले ही महान दूरदर्शी संत जरनैल सिंह ने सरकार के इरादे को भांप लिया। चूंकि वे इस वक्त सरकार मशीनरी का मुकाबला करने की तैयारी नहीं रखे हुए थे, अंत उन्होंने देर शाम 12 सितंबर को चंदो कला गांव को छोड़कर वापिस अपने हेडक्वार्टर चौक मेहता अमृतसर में आ गए। संत जी ने चंदो कला गांव छोड़ते ही पैरामिलिट्री फोर्स ने इस गांव को घेर लिया और इसकी तलाशी ली। लेकिन जब संत जी उन्हें नहीं मिले तो उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने दमदमी टकसाल को 2 मिनी बसों में आग लगा दी तथा सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 2 स्वरूप बीड़ों लिखा हुआ है तो 2 स्वरूपों को भी आग के हवाले कर दिया। मुख्यमंत्री दरबार सिंह जब अपने मिशन में फेल हुआ तो उसने इंदिरा गांधी के इशारे पर संत जी की गिरफ्तारी के लिए बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स को चौक मेहता भेजा, परंतु संत जी ने गिरफ्तारी देने से मना कर दिया। यहाँ संत जी ने सरकारी तंत्र का मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन स्थिति की नाजुकता को समझकर संत जी ने अपने सहयोगियों से सलाह करके निजी शर्तों पर गिरफ्तारी देने का फैसला लिया, जिसमें उन्होंने यह शर्त रखी कि 28 सितंबर 1981 को गिरफ्तारी दे सकते हैं और उन्हें केवल अमृतधारी सिख ही गिरफ्तार करें। जब संत जी की गिरफ्तारी देने की खबर 15 सितंबर को सार्वजनिक हुई तो 2 लाख से अधिक नौजवान, औरतें, बुजुर्ग और बच्चे चौक मेहता में इकट्ठे हो गए। संत जी ने सिख पंथ के इन अनुयायियों को ब्राह्मणवादी सरकार की कुटिल चालों से अवगत कराया। कहने का मतलब है कि संत जी ने इतने बड़े समूह को अब जागृत करने के लिए ब्राह्मणी समाज, ब्राह्मणवादी सरकार की जो चालें थी, जो जिनका मकसद था कि किसान कबीलाई समाज में रह चुकी क्रांति की आखिरी चिंगारी जो कि सिखिज्म है, सिखी है, उसको मिटाया जा सके, ये सारा प्लान समझाया। इस महान प्रबोधनकारी भाषण देने के बाद संत जी ने अमृतधारी सिख पुलिस अफसर को अपनी गिरफ्तारी दी। संत जी ने गिरफ्तार होकर चले जाने के बाद पैरामिलिट्री फोर्स ने संत जी को सुनने आई भीड़ पर बिना किसी उत्तेजना पैदा करने के वाले कारणों के बिना भी गोलियां चला दी, जिससे 1 दर्जन सिख मारे गए और अनेक घायल हुए। सरकार की यह योजना थी कि इस भीड़ को उत्तेजित करें और कानून व्यवस्था का संकट पैदा करके जिसकी दुआई देकर ज्यादा से ज्यादा सिखों को मारा जा सके ताकि इनकी पॉपुलेशन कम की जा सके।
लेकिन संत जी ने गिरफ्तारी देने से पूर्व अपनी संगत को यह समझा दिया था कि संगत को हर हालत में शांति बरकरार रखनी है। वो समझते थे, वो प्लान समझ चुके थे सरकार का। गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस अफसर संत जी से पूछताछ कर रहे थे, वे संत जी से एक भी सबूत नहीं मनवा सके, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें 15 अक्टूबर 1981 तक जेल में रखा। उनकी इस गैर जरूरी गिरफ्तारी के विरोध में गजेंद्र सिंह दल खालसा के नेतृत्व में कुछ सिख युवाओं ने 29 सितंबर को इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज हाईजैक कर लिया और वो पाकिस्तान लाहौर में उतरा। इससे ब्राह्मणी सरकार बुरी तरह घबरा गई और भावी खतरनाक हो सकने वाली स्थिति का अनुमान लगाकर सरकार ने बिना किसी शर्त के संत जी को 15 अक्टूबर 1981 को रिहा कर दिया। संत जी की रिहाई के बाद पंजाब के सिखों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर भारी जीत थी। इसके बाद से तो पंजाब में संत जी का प्रभाव बढ़ता ही चला गया, लेकिन संत जी का यह प्रभाव कहीं हरियाणा तक ना आ जाए और हरियाणा का जाट समाज ना जाग जाए, यह चीज को समझते हुए ये ब्राह्मणी सरकार ने जो आगे वाला झगड़ा क्रिएट किया, उसे भी ध्यान से समझना है कि कैसे एक फिनोमेना फैलाया गया। वो आज भी जो बुजुर्ग हरियाणा के हैं अगर ध्यान से समझेंगे तो पकड़ जाएंगे कि बिल्कुल ये वही बात हो रही है जिसका उस टाइम पे इस्तेमाल किया गया था। और हरियाणा का जाट समाज यह ना समझ पावे कि संत जी भी जाट जाति से और सिख पंथ की ब्राह्मण धर्म के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस विचार को रोकने के लिए ब्राह्मणों ने पूर्ण हरियाणा में आर्य समाजियों का सहारा लिया। इन आर्य समाजियों ने हरियाणा में प्रचार शुरू किया कि संत जरनैल सिंह संत नहीं आतंकवादी है, जबकि सबसे बड़ी आतंकवादी तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसके खिलाफ संत जी का अभियान चलाया हुआ था। हरियाणा में आर्य समाजी भजनियों ने बच्चों को सुनाने वाली सिख विरोधी लोरियां तक बनाई, जिसमें से एक है जो छोटे बच्चों को सुनाने के लिए लोरियां दी जाती हैं, आर्य समाजी भजनियों ने वो भी बना डाली, ताकि जाट समाज जो है हरियाणा का ये कभी ना जान पाए कि वो जरनैल सिंह जो के खुद भी जाट समाज से आते हैं, उनका किसी तरीके से इतिहास ना कोई पकड़ ले और हरियाणा के जाट समाज को ना जगा दे कि हम ये तो हमारा भाई है और ब्राह्मणवाद जिसने हमें निगल लिया है और पंजाब को निकलने की कोशिश कर रहा है, हमारे किसान कबीलाई समाज को निगलने की कोशिश कर रहा है, उससे बचाने के लिए ये ब्राह्मणवादी दैंत्य से बचाने के लिए ही जंग लड़ रहे हैं। तो इन भजनियों ने ऐसी लोरियां बनाई, रेल आई 12 की, मूछ कटी सरदारा की, हम भी मूछ कटावेंगे, नई बोडियां ले आवेंगे, पीढ़ी पे बिठावेंगे। तो इस किस्म की फिर से पढ़ देता हूँ, बच्चों को सुलाने के लिए लोरियां जो बनाएगी वो भी सिख समाज के खिलाफ। हालांकि जाट समाज या किसान कबीलाई समाज का अपना धर्म सिख धर्म, उसके खिलाफ उनके बच्चों को ये पढ़ाया जाने लगा, रेल आई 12 की, मूछ कटी सरदारा की, हम भी मूछ कटावेंगे, नई बोडियां लगावेंगे, पीढ़ी पे बैठावेंगे। अंत हरियाणा के जाटों ने संत जी का साथ ना देकर एक बहुत बड़ी भूल की। अगर उस समय हरियाणा के जाट संत जी की मुहिम को समझ जाते तो हम पूरे दक्षिण एशिया से, मतलब नॉर्थ वेस्ट भारत और दक्षिण एशिया से ब्राह्मण का सशरीर स्वर्ग पहुंचा सकते थे। आश्चर्य है कि पाकिस्तान पंजाब के जाटों ने तो संत जी का थोड़ा बहुत साथ दिया, हालांकि वो भी नहीं समझे क्योंकि वो भी एक साजिश का शिकार हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत साथ दिया पर बहुत ज्यादा खुल के उन्होंने भी साथ नहीं दिया, परंतु हरियाणा के जाट आर्य समाजी होने की वजह से संत जी को नहीं समझ पाए और साथ देने की बजाय उन्होंने उनको आतंकवादी और कहना शुरू कर दिया और विरोध करना शुरू कर दिया, हालांकि वो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। जो लड़ाई आज हमने किसान आंदोलन के रूप में लड़ी है, ये लड़ाई 1984 से पहले संत जरनैल सिंह जी लड़ रहे थे किसान कबीलाइयों के लिए। संत जी आतंकवादी हैं, यह प्रचार ब्राह्मण बनिया मीडिया ने पूरे जोर शोर से कर दिया। वही मीडिया था, या आपने हमको याद रखना होगा, वही मीडिया था जो सर छोटू राम के खिलाफ
प्रचार प्रसार करता था। फिर से वही मीडिया था जिसने जाट समाज से आने वाले प्रताप सिंह कहरों को गद्दी से कुर्सी से उतारने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। और अब वही मीडिया जो ब्राह्मण बनिया का मीडिया था, उसने अब संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाला के खिलाफ जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया। संत जी की मुहिम को बदनाम करने के लिए ब्राह्मणवादी सरकार ने नकली सिख भी प्लांट किए और उनसे गलत काम भी करवाए, जिससे असली सिखों को बदनाम किया जा सके। यहाँ बुद्ध के संग में ब्राह्मणों की घुसपैठ वाला इतिहास, बुद्ध धर्म में के संग में ब्राह्मणों की घुसपैठ वाला इतिहास दोहराया जा रहा था। एक बार जब संत जी को ब्राह्मणों ने पूरे तरीके से बदनाम कर दिया, तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने 25 उसके बाद इंदिरा गांधी ने जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर स्वर्ण मंदिर, तो इन्होंने स्वर्ण मंदिर लिखा है राइटर ने, दरबार साहिब जो है अमृतसर में, उनके बारे में बात कर रहे हैं, पर हमला करवा दिया। इसके लिए इंदिरा गांधी ने पूना के अरुण कुमार वैद को, जो कोकणस्थ ब्राह्मण था, मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बनाया। एक तरफ प्रधानमंत्री जो कि खुद ब्राह्मण, आपको पता होना चाहिए, दूसरी तरफ कमांडर इन चीफ अरुण कुमार वैद्य जो कोकणस्थ ब्राह्मण था, वो कमांडर इन चीफ। समझने वाली बात है बनाया। जबकि जनरल बनने का हक सीनियोरिटी के हिसाब से जनरल सिन्हा बिहार का कायस्थ का था, उसको हटाकर ये ब्राह्मण जो कोकणस्थ ब्राह्मण कमांडर इन चीफ अरुण कुमार वैद्य था, वो लगा दिया। इंदिरा गांधी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह स्वर्ण मंदिर पर हमला किसी ब्राह्मण से ही करवाना चाहती थी, जिससे सनद रहे कि ब्राह्मण परशुराम की सच्ची औलाद है। इस ब्राह्मण जनरल ने जनरल सुंदर जी को, जो मिलिट्री में डिप्टी कमांडर इन चीफ था और साउथ इंडियन ब्राह्मण था, कमांडिंग ऑफिसर बनाकर अमृतसर में भेजा और उसके नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर पर हमला किया गया। इस हमले में संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला शहीद हुए। संत जी के साथ साथ 5000 और सिख भी शहीद हुए, जो उस समय दरबार साहिब में माथा करीबन 5000 के करीब दरबार साहब स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने गए हुए थे। क्योंकि ये हमारे जो राइटर हैं, ये हरियाणा से ही हैं और जाट समाज से आते हैं, तो इसलिए बहुत सी टर्म ऐसी यूज करते हैं जो मेरे पंजाब के या सिख के भाई उन्हें प्लीज अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो राइटर है, ये हरियाणा से और जाट समाज से आते हैं, तो उन्होंने अगर इसको मंदिर कहा या कुछ कहा, तो उस पर बिल्कुल गौर ना करें। उनकी की हुई खोज और उनकी पकड़ी हुई बातों को देखकर आप अंदाजा लगाएं कि उस राइटर ने कितनी मेहनत डाली है। तो ये जो ट्रायंगल बनाई गई थी, जैसे बौद्ध को मारा था, बौद्ध धर्म को खत्म किया था ब्राह्मणों ने, उसी तरीके से किसान कबीलाइयों के ये असल धर्म सिक्खी को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने अपनी टीम ट्रायंगल तैयार कर ली थी, जिसमें प्रधानमंत्री इन द सेंटर, वो भी ब्राह्मणी, अरुण कुमार वैद कोकणस्थ ब्राह्मण, और दूसरी तरफ सुंदर जी जो के साउथ का ब्राह्मण, सभी के सभी खुद को परशुराम की संतान कहने वाले लोग टॉप पर लगा के अपने ही भाइयों का कत्ल करवाया। और करीबन जो टोटल नुकसान हुआ है 2.5 लाख के करीब किसान कबीलाई जो थे, इनको मारा गया, शहीद किया गया। स्वर्ण मंदिर पर हुए हमले का बदला इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्डों ने लिया, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इंदिरा गांधी के इन 2 बॉडीगार्डों ने इंदिरा ब्राह्मणी को गोलियों से भूनकर सिख धर्म का झंडा बुलंद किया और इस ब्राह्मणी को इसके करतूतों की सजा दी। इस लेख में हमने संत जी के ब्राह्मणवाद विरोधी संघर्ष की तथा इस संघर्ष को रोकने में आर्य समाज की भूमिका की मामूली सी चर्चा की है, जिससे पाठकों को इनकी विचारधारा की झलक मिल जाए। ग्रंथ विस्तार भय से अधिक लिखना संभव नहीं है, संभव भी नहीं है। तो ये राइटर ने यहाँ पर एक छोटा सा एक व्यू दिया है कि उस वक्त क्या हुआ था, और बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके उन्होंने हमें समझाया कि कैसे
परशुराम की औलाद अपने आप को समझने वालों ने जानबूझकर, जो कि बिल्कुल एक सिंपल मसला था, जैसे आज भी सिख समाज को खराब करने के लिए, आतंकवादी बदनाम करने के लिए क्या क्या प्रोपोगंडे होते हैं, या किस तरह से उसमें उनमें डेरावाद घुसाया जा रहा है, जहां उनमें कामरेडों को उतारा जा रहा है, ये बिल्कुल जो हमला है, ये 146 साल पहले, जब 75 में 1875 में आर्या समाज बॉम्बे में बना था, तब से लेकर आज तक निरंतर तीव्र गति से जारी है। ऐसा नहीं है कि ये हमला पहले नहीं था। ये हमला तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन श्री गुरु नानक देव जी ने इनकार कर दिया था ब्राह्मणवादी लोगों को, उनकी विचारधारा को इनकार कर दिया था और उनके खिलाफ क्रांति शुरू कर दी थी। ये हमला उस दिन से ही है, पर जो तीव्र गति से सिख समाज या किसान कबीलाइयों के अपने धर्म को खत्म करने के लिए ये हमला है, ये बाद में 1875 में ब्राह्मण बनियों द्वारा बनाई गई संस्था आर्य समाज के होंद में आने से के बाद में बहुत ही षड्यंत्रकारी रूप में और बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। और इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है वो यहीं पर खत्म होता है। कल को हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, आर्य समाज बनाम मंडल आंदोलन। मंडल आंदोलन 1990s में चले जाएंगे। अब हम 1990s में क्या हुआ और इस पे बात करेंगे हम चैप्टर 7 में, आर्य समाज बनाम मंडल आंदोलन, कल को। थैंक यू वेरी मच।